लोड अपॉन वी फुल लोड। क्लियर? नो लोड, अगर मैं इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करूं, नो लोड का मतलब क्या हो गया, आई आर की वैल्यू जीरो। आई आर जीरो हो गया तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस के बराबर हो जाएगी। क्लियर है चीज? नो लोड का मतलब क्या हो गया, लोड टर्मिनल इज ओपन सर्किट, लोड टर्मिनल ओपन सर्किट यानी आई आर की वैल्यू जीरो, आई एस भी जीरो हो जाएगा। जब आई आर और आई एस दोनों जीरो हो जाएंगे तो वी एस की वैल्यू वी आर के बराबर हो जानी है। यानी नो लोड वोल्टेज की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, ये वी एस के बराबर, मॉड ऑफ वी एस के बराबर माइनस फुल लोड की वैल्यू मैंने मान लिया कि ये वी आर है, मॉड ऑफ वी आर अपॉन फुल लोड रेटेड वैल्यू मॉड ऑफ वी आर के बराबर। तो यहाँ पे मैंने देखो तुम ध्यान से, तो इसमें मैंने कहीं भी बार नहीं यूज किया। बार नहीं यूज किया मतलब क्या है, ये प्योर मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है। तो अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करना है मुझे वोल्टेज रेगुलेशन, तो हम यहाँ से सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी एस माइनस वी आर की वैल्यू मेरी क्या आ गई, आई आर इंटू आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स साइन फाई आर। ठीक है? और वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आ गई, वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर। क्लियर? और ये क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आई आर आर कॉस फाई आर प्लस आई आर एक्स साइन फाई आर अपॉन वी आर के लिए। अब बताओ इस फॉर्मूले में कहीं भी तुम्हारा वी एस आ रहा है, जो फाइनल वैल्यू है आई आर आर कॉस फाई आर और आई आर एक्स साइन फाई आर के टर्म में, क्या यहाँ पे वी एस आ रहा है? हेलो हेलो। नहीं आ रहा। नो नहीं आ सर। रहा। तो लोड के बारे में अगर हम पता है ना, लोड के बारे में पता है तो लोड का पावर फैक्टर पता है, उसकी करंट की वैल्यू पता है, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में मुझे पता ही है कि आर की वैल्यू और एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली ये वैल्यू पुट करके मैं आंसर निकालने लगा होता और कुछ नहीं करना है। वोल्टेज रेगुलेशन हम सीधे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये तरीका तो बताया मैंने कि पूरा इतना इतना करना है, ये चीज करना है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालने के लिए ना सीधे सीधे भी एक तरीका है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैथमेटिकल अप्रोच यूज करते हैं हम यहाँ पे। जो ओडी की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी ओसी के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये फाइव की वैल्यू ना बहुत कम होती है, टेंडिंग टू जीरो मान लो, 0.1 डिग्री हो गया, 0.2 डिग्री होगा, ऐसा ही होगा। तो फाइव की वैल्यू बहुत कम है यहाँ पे, फाइव इज नियरली इक्वल टू 0 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है ओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है चीज? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अप्रोक्सीमेशन मैं सीधे यहीं पे कर दे रहा हूँ, वहां पे वर्टिकल टर्म में या हॉरिजॉन्टल टर्म में करने की जरूरत नहीं है। मैं फाइव टेंडिंग टू जीरो मान रहा हूँ, तो ओडी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओसी हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ओसी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी के बराबर। और यही वैल्यू क्या है, ओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस। और ये क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू वी आर प्लस आई आर इंटू आर कॉस फाई आर, ये आपका ए बी हो गया ये वैल्यू। और बी सी की वैल्यू क्या हो गई, आई आर इंटू एक्स साइन फाई आर। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके सीधे सीधे रख दिया। ये मुश्किल से 3 लाइन में हो गया। ठीक है ना? तो आप ये भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है आपके पास। कि वर्टिकल को बाद में हम काम वही कर रहे हैं, यानी वर्टिकल कंपोनेंट को जीरो करने का मतलब यही हो गया कि आपका जो फाइव है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तभी तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। क्लियर? तो आप पहले ही उसको यूज कर लीजिए कि फाइव चेंजिंग टू जीरो है तो ओडी जो अप्रोक्सीमेटली टू ओसी हो गया। और वो क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी के बराबर, वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ से आप आंसर निकाल लीजिए, वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली आई आर आर कॉस फाई आर प्लस आई आर एक्स साइन फाई आर अपॉन। ये मशीन में जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे वहां पे डिस्कस किया था, अगर याद हो तो। याद है? मशीन में ट्रांसफार्मर याद है कि नहीं, भूल गए? हेलो हेलो हेलो, आ रही है सर, आवाज आ आवाज आ रही है। रही है? ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ से निकल जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू आर कॉस फाई आर
अपॉन वी आर अपॉन आई आर प्लस एक्स साइन फाई आर अपॉन वी आर अपॉन आई आर। पर यूनिट वैल्यू भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था वहां पे। पर यूनिट वैल्यू का मतलब होता है कि बेस वैल्यू जो आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है अपॉन बेस वैल्यू के बराबर। ओरिजिनल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू का मतलब होता है रेटेड वैल्यू यहाँ पे। ठीक है। तो पर यूनिट अगर हम यहाँ पे देखें तो आर अपॉन वी आर अपॉन आई आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी आर अपॉन आई आर क्या है? ये बेस इंपिडेंस है, क्योंकि रेटेड वोल्टेज अपॉन रेटेड करंट है, तो ये बेस इंपिडेंस की वैल्यू हो गई। क्लियर। और बेस इंपिडेंस यानी आर अपॉन जेड बेस की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आर पर यूनिट के बराबर ही होगा। क्लियर है चीज? तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं कि आर पर यूनिट कॉस फाई आर प्लस सिमिलरली एक्स अपॉन अगर वी आर अपॉन आई आर करेंगे तो ये एक्स पर यूनिट साइन फाई आर हो जाएगा। ये मेरा वोल्टेज रेगुलेशन इस फॉर्म में भी होता है। तो जब मतलब ऊपर के लेवल पे हम जाते हैं, पावर सिस्टम एनालिसिस वगैरह पढ़ोगे, तो जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पर यूनिट पेज में बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो उस वजह से आप ये भी वैल्यू यूज कर सकते हैं कि आर पर यूनिट कॉस फाई आर प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर। सिंपली पर यूनिट वैल्यू जो होती है यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो ओरिजिनल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, बेस वैल्यू का मतलब रेटेड वैल्यू होता है यहाँ। क्लियर। तो रेटेड वैल्यू आप ऑब्वियस सी बात है कि रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट या रेटेड पावर से ही कैलकुलेट करते हैं। ये है चीज। तो ये आर पर यूनिट कॉस फाई आर प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई आर भी कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इफ लोड इज आरसी यानी लीडिंग पावर फैक्टर अगर लोड हो जाए तो क्या होगा? ये भी पढ़ा था ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे तो हमने आरएल लोड लेके पूरा एनालिसिस कर दिया। अगर लोड लीडिंग पावर फैक्टर लोड हो जाए तो क्या होगा? सिंपली क्या करेंगे हम? अग्रवाल, अग्रवाल, हेलो, हेलो, हेलो। हेलो सर। तुम ही बता दो, जो बोल रहा है वही बता दे। अगर लीडिंग पावर फैक्टर लोड हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम? सर साइन ऑफ माइनस फाइव आर हो जाता है तो माइनस आ गया रहता सिंपली क्या करते हैं, जो आपका पावर फैक्टर लैगिंग था, यानी ये आई आर, ये वी आर, ये लैगिंग पावर फैक्टर था आरएल के केस में। लीडिंग केस में क्या हो जाएगा? ये वी आर है, तो लीडिंग पावर फैक्टर यानी आई आर लीड करने लगेगा। यानी जो चीज तुमने यहाँ पे फाई आर पॉजिटिव लिया है वही क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। तो सिंपली फाई आर को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस ऑफ फाई आर से रिप्लेस कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। आर पर यूनिट कॉस माइनस फाई आर की वैल्यू क्या होती है? कॉस फाई आर के बराबर, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, प्लस एक्स पर यूनिट साइन माइनस फाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? माइनस साइन फाई आर के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई आर। ये किस केस में है? जब आपका लोड आरसी लोड हो या लीडिंग पावर फैक्टर लोड। लैगिंग पावर फैक्टर लोड के केस में प्लस साइन और लीडिंग पावर फैक्टर केस में माइनस साइन होता है। क्लियर? क्लियर है सबको? अगर वोल्टेज रेगुलेशन का प्रॉब्लम आता है तो लगा सकते हो ना तुम लोग। सर मुझसे जीएमआर और जीएमडी वाले नहीं हो रहे। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सर वो जो उसमें डबल सर्किट वाले होते हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब कंफ्यूजन हो रही है उसमें, ये किसका इम्पैक्ट किस पे आएगा। हम्म? सर जो डबल सर्किट वाले हैं उसमें इम्पैक्ट ले हैं, समझ नहीं पा रहा मैं। जो वो लिखते हैं ना ए डैश स्क्रीन जो होता है, वो नहीं आ तो रहा मुझे। अच्छा, क्या प्रॉब्लम मतलब नहीं समझ में आ रहा है मुझे। दो चीजें होती हैं वहां पे, म्यूचुअल जीएमडी होता है और सेल्फ जीएमडी होता है।
अगर ए बी मतलब म्यूचुअल लेना है तो ए बी बी सी सी ए वाला लॉजिक लेते हैं, और अगर मतलब ए और ए डैश की वजह से बी बी डैश सी सी डैश पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखते हैं। अगर मुझे सेल्फ लेना है तो केवल ए डैश वाला देखते हैं, बी डैश वाला देखते हैं और सी डैश वाला देखते हैं। यही बताया था ना मैंने। हाँ अगर सर, ये अनक्लोज तो हो गया। है इसमें तो इसमें तो सर पावर 1/3 और 1/4 वाली है। वो ये सर जिसमें पावर 1/8 ले रहे थे, मतलब वो काउंट करके वो वाले नहीं होते सर। पावर वन फिर याद करने की कोशिश क्यों कर रहे हो उसको भाई। याद वन बाई याद नहीं सर, मैं एट बता रहा हूँ कि जैसे उसमें जब वो 8 हो गए, जैसे चार चार के पेयर में बनते थे, तो उसमें कौन किस किस का इम्पैक्ट कैलकुलेट कर रहे थे हम, वो चीज़ नहीं आती सर मेरे को करनी। उसमें कंफ्यूजन हो रही है मतलब बेसिकली। अरे पहले ए का हम बी पे लेंगे, फिर ए का बी डैश पे लेंगे, फिर ए का सी पे लेंगे, ए का सी डैश पे लेंगे। यही करते थे ना हम लोग। हाँ। फिर उसके बाद ए डैश का बी पे लेंगे, फिर ए डैश का बी डैश पे लेंगे, फिर ए डैश का सी पे लेंगे, फिर ए डैश का सी डैश पे लेंगे। हो गया 8 कॉम्बिनेशन। पहले हाँ ए सर, 4 कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर ए डैश 4 कॉम्बिनेशन बनाएगा। कितने हो गए? 8 हो गए। हो गए सर। ऐसे करना, यही लॉजिक बताया था ना मैंने। मैंने ये नहीं कहा कि इसको याद करो। म्यूचुअल का मतलब एक कंडक्टर, एक फेज ए है, उसके दो कंडक्टर हैं, तो उन दोनों कंडक्टर की वजह से म्यूचुअल इफेक्ट क्या आ रहा है वो देखना है तुम्हें। तो पहले ए पे फोकस कर लो, ए की वजह से बी डैश का देख लो और सी डैश का देख लो। फिर ए डैश पे फोकस करो, फिर बी डैश का देख लो और सी डैश का देख लो। ठीक है यही तो सर, लॉजिक एक बार बताया और था ना। ट्राई। सर एक बार और ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो बोलता हूँ फिर आपसे। ठीक। वोल्टेज रेगुलेशन मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। और जनरली जो वोल्टेज रेगुलेशन का प्रॉब्लम होता है ना, वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ही आता है, और मतलब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जल्दी नहीं पूछता, उसमें बस थ्योरी पार्ट में ही आ जाता है, कवर कर लेते हैं। तो मेन क्या था यहाँ पे? फेजर ड्रॉ करना। देखो कभी भी ये क्रिटिकल पार्ट में भी अगर आता है ना, मेन होता है फेजर ड्रॉ करना। आप ये करने की बजाय, ये जो चीज है इतना करने की बजाय, सिंपली आप क्या करें, ये लॉजिक जो मैंने बताया पहले ही आप इसको एज्यूम कर लें और सीधे सीधे निकाल दें, ये किया करें। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। क्लियर? ठीक है। तो आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बस सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, और उससे रिलेटेड आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है किसी भी इसमें। और फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको ये एनालिसिस करके दिखाने का पूछता है तो वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह, तो अदरवाइज सिंपली फेजर डायग्राम तक बहुत है। ठीक है। अगर मान लो मुझे इसको ट्रांसफर, अच्छा ये चीज तो क्लियर है ना। चलो ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हो सकता है तुम भूल गए हो फिर। टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ा सबने? टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है? हेलो। करा हेलो। है सर, लास्ट टाइम में ही करा है। हम्म। तो टू पोर्ट नेटवर्क की तरह ये भी सर्किट आपको दिख रही होगी कि चार टर्मिनल हैं और दो पोर्ट हैं, एक इनपुट पोर्ट और दूसरा आउटपुट पोर्ट। तो एक टू पोर्ट नेटवर्क ही हो गया। क्लियर है चीज? ठीक है। तो अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करें, अगर हमें पता रहता था ये वीएस है, ये मेरा आईएस है, ये मेरा आईआर है, और ये मेरा वीआर है। वी वी वन आई वन और V2 I2 के टर्म में तुमने पढ़ा होगा इसको। मान लो ये V1, ये I1, ये I2 और ये V2, इसी के टर्म में पढ़ा है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि V1 I1 इक्वल टू ABCD V2 माइनस I2। याद आ रहा कुछ? इसी को हम क्या बोलते थे? ट्रांसमिशन पैरामीटर। ABCD पैरामीटर, या फिर इसको हम बोलते थे ट्रांसमिटेंस पैरामीटर। याद आ रहा है कुछ? हेलो। हेलो। हाँ सर, आ रहा है। ठीक है। तो अगर मुझे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ट्रांसमिटेंस पैरामीटर या एबीसीडी पैरामीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये मेरा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ये मेरा जेड है, इसकी वैल्यू आई एस, ये मेरा वी एस, ये मेरा आई आर,
और ये मेरा वी आर। एबीसीडी पैरामीटर में क्या होता है, V1 इक्वल टू A इंटू V2 प्लस B इंटू माइनस I2, I1 इक्वल टू C इंटू V2 प्लस D इंटू माइनस I2। माइनस I2 क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो करंट है दोनों पोर्ट पे नेटवर्क की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। याद आ रहा है इसको सब कुछ ना, ये चीजें तो पढ़ी है ना सबने। हेलो हाँ सर, हेलो, वो जो आपने इक्वेशन निकाली थी वही आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने केवीएल लगा के दो इक्वेशन निकाले थे। एक वी एस इक्वल टू, क्या निकाला था मैंने, वी आर प्लस आई आर इंटू जेड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी आर प्लस जेड इंटू आई आर। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरा मेरा क्या निकला था, आई एस इक्वल टू आई आर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू वी आर प्लस आई आर। किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसमें किसी को प्रॉब्लम है कोई? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ यस सर, आ सर। जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ मेरा I2 है, I2 का डायरेक्शन मैं चेंज कर दूं, यानी I2 का डायरेक्शन चूंकि ट्रांसमिटेंस पैरामीटर है, तो एक सर्किट से एक मतलब इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट की तरफ करंट का फ्लो होगा ही होगा। तो अगर I2 का डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो ये माइनस I2 जो है वो क्या हो जाएगा। अगर जो डायरेक्शन आपका ये I2 था, मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे लेना चाहता हूँ, तो I2 की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, माइनस I2। माइनस I2 का मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही होगा ना। हेलो, टू पोर्ट नेटवर्क जब आपने पढ़ा होगा तो बेस आपको यही बताया जाता है कि सर्किट की तरफ करंट है, चाहे वो इनपुट पोर्ट की बात करें चाहे आउटपुट पोर्ट की बात करें। अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि I2 की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस ऑफ I2, क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिप्लेस हो गया। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ भी वही लॉजिक है। यहाँ भी अब यहाँ पे क्या होता है ना कि टू पोर्ट से कंपेयर करके सब लोग रखने लगते हैं, तो वो चीज नहीं करना है यहाँ पे। तो ये वी एस आई एस की वैल्यू जो आएगी, अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, ये 1 जेड 0 एंड 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आर एंड आई आर। यहाँ पे माइनस आई आर नहीं आएगा, क्या आएगा, आई आर आएगा। क्यों आई आर आएगा, क्योंकि करंट आउटपुट पोर्ट पे क्या हो रहा है, आउटपुट टर्मिनल की तरफ है। क्लियर? जबकि हम ये जो डेरिवेशन निकाले होते हैं, आउटपुट पोर्ट पे भी करंट क्या होता है, नेटवर्क की तरफ होता है। तभी ये डेरिवेशन निकल के आता है कि V1 I1 इज द ABCD V2 माइनस I2। क्लियर? यहाँ पे प्लस आई आर आने का मतलब यही हो गया कि करंट आउटपुट टर्मिनल की तरफ है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आई आर में आके क्या आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस आई आर यानी प्लस आई आर आ रहा है। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अरे प्रभु, कोई भी बता दो भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो ऐसा गलती मत करना कि इसको टू पोर्ट नेटवर्क से कंपेयर करने के चक्कर में इसको तुम लिख देना प्लस माइनस जेड इंटू माइनस आई आर, और यहाँ पे लिख के आ जाना 0 वी आर प्लस -1 माइनस आई आर। नहीं, ये चीज हमें नहीं करना है, ये चीज ध्यान दें। क्लियर? हमें पता है कि आउटपुट टर्मिनल पे ही करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे बस आई आर की जगह पे माइनस आई आर हो जाएगा। एबीसीडी पैरामीटर तो वही रहेंगे। क्लियर? वो चेंज नहीं होने, वही कॉम्प्लेक्स पैरामीटर आते हैं वो वही रहेंगे। यानी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में एबीसीडी पैरामीटर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि एबीसीडी पैरामीटर फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, 1 जेड 0 एंड 1। क्लियर? हेलो, क्लियर है चीज? यस सर। तो ए की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 के बराबर, बी की वैल्यू जेड के बराबर, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है।
ये चीज हमें दिमाग में रखना है हमें। और कभी भी एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर हम उसको एक ट्रांसमिटेंस या एबीसीडी पैरामीटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो दो लॉ हमेशा फॉलो होते हैं अगर वो बैलेंस कंडीशन में है और एक स्टेबल कंडीशन में है। तो एक होता है सिमेट्री और दूसरा होता है रेसिप्रोसिटी। चलो ये तो पढ़ा होगा ना, बता देता हूँ। सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है? अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है? टू पोर्ट में एबीसीडी पैरामीटर के टर्म में। अरे ये तो रट लिए होगे तुम लोग उस समय। बताओ भाई। 8 मिनट। A equals D. Symmetricity की condition A is equals to D. Hello. अच्छा बोलना है बस, आज ये आप रहिए, अब बस खत्म कर देंगे। सिमेट्रिक कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू डी के बराबर, ये पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने? और रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या होता है? एडी माइनस बीसी इक्वल टू 1। तो ये चीज हमेशा कोई भी नेटवर्क हो, चाहे वो नॉमिनल टी हो, नॉमिनल पाई हो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, हर केस में सिमेट्रिक एज वेल एज रेसिप्रोसिटी कंडीशन फॉर अ बैलेंस नेटवर्क मस्ट बी फॉलो। तुम यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ए की वैल्यू डी के बराबर है जो कि 1 है। अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में ही बात करूँ तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 है। अगर मैं एडी माइनस बीसी भी कैलकुलेट करूँ तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। 1 इंटू 1 माइनस जेड इंटू जीरो इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1। ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी। ठीक है, एक में जरा सुन लो मैम।